हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू विजन स्टडी हब। आज हम लोग भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि के तहत चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इस पर एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यह एक्ट केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम फाइनल स्टेप था, अंतिम कदम था। चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1833 की प्रमुख विशेषताओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। ऐसा गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। इस अधिनियम ने पहली बार भारत सरकार का निर्माण किया, जिसका भारत में ब्रिटिश कब्जे या आधिपत्य वाले संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार था। Thus, the act created for the first time a government of India having authority over the entire territory area possessed by the British of India. First Governor General of India was Lord William Bentinck. इस एक्ट ने बंबई और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए अनन्य विधायी अधिकार प्रदान कर दिए गए। सारी शक्तियां उसी में केंद्रीकृत कर दी गईं। The laws made under the previous acts, यानी 1833 के पहले के जो एक्ट थे उन्हें रेगुलेशन कहा जाता था, उनके तहत जो कानून बनते थे। लेकिन इस चार्टर एक्ट 1833 से जो कानून इसके तहत बने उन्हें एक्ट कहा गया। पहले के अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को विनियम, रेगुलेशंस कहा गया, जबकि 1833 चार्टर एक्ट के तहत जो बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में, वाणिज्यिक निकाय के रूप में की जाने वाली सभी गतिविधियों को समाप्त कर दिया और अब कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बनकर के रह गई, एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बनकर के रह गई। यह बताया गया है कि 1813 के एक्ट में, 1813 के एक्ट में कंपनी का जो व्यापारिक कार्य पर एकाधिकार था, पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया था। केवल चाइना और चाय के व्यापार को छोड़कर इस पर कंपनी का 1813 के एक्ट में इस पर भी मोनोपोली बनी रही। अन्य पूरब के साथ व्यापार करने का जो अधिकार था वह अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी दे दिया गया। लेकिन 1833 के एक्ट में पूर्ण रूप से उसके जो सारे व्यापारिक कार्य अभी बचे हुए थे, दोनों चाइना के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, इसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी अब यह ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्यिक या कमर्शियल बॉडी नहीं रही, अब यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय। के चार्टर एक्ट ने यह व्यवस्था दी कि भारत में कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र, यानी ब्रिटिश राजशाही, उसके वंशजों एवं उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही इसके कब्जे में रहेंगे। माने दिस एक्ट प्रोवाइडेड दैट कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। उनके उत्तराधिकारियों के अधीन माना जाएगा। जो भारत में ब्रिटिश कंपनी के क्षेत्र हैं वे हिज मैजेस्टी के तहत आएंगे, यानी ब्रिटिश राजशाही के और उनके वंशजों के कब्जे वाले माने जाएंगे। यह नहीं कि जो जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करने वाले जो प्राइवेट लोग थे या वहां के बिजनेसमैन थे, उनका क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यह ब्रिटिश यानी हिज मैजेस्टी यानी ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र माना जाएगा। भारत में सभी ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के नागरिक, संपूर्ण नागरिक और सैन्य सरकार या अथवा राजस्व के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण
स्पष्ट रूप से भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल में व्याप्त हो गया। भारत में सभी ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के संपूर्ण नागरिक एवं सैन्य सरकार अथवा राजस्व के सुपरिंटेंडेंस, उनका अधीक्षण, डायरेक्शन, निर्देशन और कंट्रोल, नियंत्रण स्पष्ट रूप से भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित हो गया। अब उसके तहत आ गया चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता के आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। उसमें व्यवस्था दिया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई चार्टर में, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण, उनके प्रबल विरोध के कारण इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया। यह प्रावधान लागू नहीं किया गया। इसलिए यद्यपि पहली बार व्यवस्था किया गया था, 1833 के एक्ट में व्यवस्था थी तो ओपन कंपटीशन शुरू किया जाए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया। होता था कैसे भर्ती होती थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी अपने परिचित लोगों को सिविल सेवा में भर्ती करते थे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता था, परिचय के आधार पर भर्ती होती थी। लेकिन यही व्यवस्था फिर आप आगे पढ़ेंगे कि 1853 के एक्ट में भी यह व्यवस्था की गई और उसके तहत उसे लागू किया गया। क्यों? 1853 में व्यवस्था हुई, 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में समिति बैठी, उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सुझाव दिया। यद्यपि परीक्षाएं ब्रिटेन में ही होनी थी, लेकिन उसमें सभी अवसर भारतीयों के लिए प्रवेश की व्यवस्था थी, मतलब अवसर उचित नहीं था, बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। इसीलिए तो लगभग 10-12 साल तो कोई भारतीय उसमें सेलेक्ट ही नहीं हो पाया। तो 1833 में पहली बार व्यवस्था की गई थी, लेकिन लागू नहीं हो पाया प्रावधान। 1853 के एक्ट में व्यवस्था, इसीलिए कहा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा 1853 के एक्ट के तहत लागू हुआ। अंतर थोड़ा थोड़ा समझते रहे, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं। इस प्रकार प्रावधान की जो 1833 के प्रावधान की ये प्रमुख विशेषताएं रही। कुछ महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स हैं। फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बार इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार के नाम से जाना गया। द काउंसिल वॉज नोन एज इंडियन काउंसिल, इसे भारत परिषद के नाम से काउंसिल को, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसे भारत परिषद या भारत काउंसिल के नाम से, भारतीय काउंसिल के नाम से जाना गया, भारतीय परिषद के नाम से जाना गया। द काउंसिल वॉज एनलार्ज फॉर लेजिस्लेटिव वर्क बाय द एडिशन ऑफ ए लॉ मेंबर इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 3। गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहले 3 सदस्य थे, एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, ब्रिटिश लॉ मेंबर जोड़ा गया, विधि सदस्य जोड़ा गया। इसी में लॉर्ड मैकाले 1834 में लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में आते हैं और वही मैकाले मिनट्स जारी करते हैं। विधि लॉ कमीशन, अब सोचिए जो भारत में लॉ कमीशन चल रहा है, वह जो अभी तक चल रहा था वह मैकाले के सुझावों के आधार पर, और निश्चित रूप से जो एक्ट बनता, जो चीजें होती वो किसके तहत होगी? ब्रिटिश सरकार के हितों को ध्यान में रख करके बनाई जाती। तो उस समय से चल रहा था। इसीलिए आज भी हमारी न्याय प्रणाली बहुत ज्यादा ब्रिटिश माने वेस्टर्न ओरिएंटेड है, इसका झुकाव वेस्टर्न है। हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और हमारे यहाँ की आवश्यकता के अनुसार नहीं, वो ज्यादातर ब्रिटिश जो उनके आदर्श हैं या ब्रिटिश परंपराएं वगैरह हैं उनको निभाने के लिए चलती हैं। This Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants. This is an attempt only. Open competition system was introduced later. ये आपको बताया जा चुका है। चार्टर एक्ट 1833 में पहली बार
सिविल सेवाओं की परीक्षा भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था की इसमें इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह केवल अटेम्प्ट ही रहा, केवल प्रयास ही रहा, लागू नहीं हो पाया। और भी बताया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, उसके जो डायरेक्टर्स थे उनके विरोध के कारण यह लागू नहीं हो पाया। कारण है कि इतनी ल्यूक्रेटिव पोस्ट पर अपने परिचित लोगों को रख देते थे, वह उनके हाथ से अधिकार निकल जाता। अब आता है अगला चार्टर एक्ट 1853। अब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर पारित किया जाता रहा। 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में और उसके बाद 1853 में। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसमें इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, जो फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स सेपरेटेड। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। विधि बनाने का कार्य अलग और प्रशासनिक कार्य अलग होंगे। इसने परिषद में 6 नए सदस्यों, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा जाता था, उनको जोड़ा। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो इस अधिनियम ने एक अलग से गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय विधायी परिषद या केंद्रीय विधायी परिषद के नाम से जाना गया। 1853 के चार्टर अधिनियम ने विधायी परिषद का गठन किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन एज ए मिनी पार्लियामेंट। जो विधायी परिषद थी वह एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में कार्य किया। विधि निर्माण का कार्य पार्लियामेंट उस तरीके से मिनी पार्लियामेंट हो गई। परिषद के इस जो लेजिस्लेटिव विंग है, विधायी शाखा ने एक छोटी संसद के रूप में कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार पहली बार विधायन को सरकार के विशेष कार्य के रूप में देखा गया, जिसके लिए एक विशेष प्रकार की मशीनरी एवं विशेष प्रक्रिया की जरूरत थी। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज ए मिनी पार्लियामेंट, adopting the same procedures as the British Parliament. Thus, legislation for the first time was treated as a special function of the government. सरकार के एक विशेष कार्य के रूप में पहली बार इसे ट्रीट किया गया, देखा गया। Requiring special machinery and special process, जिसके लिए एक विशेष मशीनरी, विशेष प्रक्रिया की जरूरत थी। इसी रूप में, इसीलिए लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग को अलग किया गया। एग्जीक्यूटिव का काम क्रियान्वयन करना होगा और विधि निर्माण का काम लेजिस्लेटिव विंग को दिया गया, जो कि उस काम को करेगा, विधि निर्माण में वह एक्सपर्ट हो जाएगा। इसने 1853 के चार्टर एक्ट ने पहली बार केंद्रीय विधायी परिषद में, भारतीय विधायी परिषद या केंद्रीय विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी जो बंबई, मद्रास, कलकत्ता, आगरा की जो प्रांतीय सरकारें थीं, यानी स्थानीय सरकारें या प्रांतीय सरकारें थीं, उनको इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्यों की नियुक्ति मद्रास, बंबई, कलकत्ता और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था, जो स्थानीय सरकारें थी, लोकल गवर्नमेंट।
यानी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनकी किए जाते। इसलिए पहली बार केंद्रीय विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। इस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। बताया गया था कि पहली बार तो व्यवस्था 1835 के एक्ट में थी, लेकिन वह लागू ही नहीं हो पाया, तो इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। चार्टर एक्ट 1853 इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इस प्रकार सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। दूसरे शब्दों में प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीयों को भी भाग लेने की अनुमति मिल गई। इसी प्रोविजन को लागू करने के लिए वर्ष 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले समिति बनी, जो भारतीय सिविल सेवाओं पर समिति कही जाती है, उसकी नियुक्ति की गई। वास्तव में ब्रिटिश संसद की एक सेक्रेट कमेटी थी, ब्रिटिश संसद की सेक्रेट कमेटी नियुक्त की गई, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। ये वही मैकाले हैं जो 1834 में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। वो 1838 में उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, खराब हो जाती है, तो वह यहाँ से चले जाते हैं। तो यह समिति, जो मैकाले समिति गठित होती है, वो यह ब्रिटिश पार्लियामेंट की सेक्रेट कमेटी की तरफ से गठित की जाती है। उसके मैकाले अध्यक्ष बनाए जाते हैं और उनका भारत में जो सिविल सेवाएं हैं, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अब 1833 में टोटल अब यह पूरी तरह का प्रशासनिक निकाय बन गया, वाणिज्यिक कार्य समाप्त हो गया। तो इसमें जो भर्ती के लिए सिविल सेवा की जो भर्ती होती थी, अब तक कैसे होती थी? भाई भतीजावाद, यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने परिचित लोगों को भर्ती कराता, अपने परिचित लोगों को भर्ती करता था, कोई कंपटीशन वगैरह नहीं होता था। अब उस व्यवस्था को समाप्त किया गया, अब सबके लिए हो गया ओपन कंपटीशन। जो योग्य लोग होंगे, 1854 में यह समिति गठित हुई, 1855 से इसमें भर्ती की व्यवस्था हुई। लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं थी, सीमित मात्रा में शुरू होता है, लेकिन इसमें भारतीयों को भी परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की गई। वह भी बैठ सकते हैं, लेकिन वह परीक्षाएं इंग्लैंड में होती थी। ब्रिटिश के साथ साथ भारतीय भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा में जाने वाले पहले भारतीय थे। इनका आईसीएस के रूप में पहला चयन सत्येंद्र नाथ टैगोर का हुआ। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसने कंपनी के शासन को बढ़ाया और उसे ब्रिटिश क्राउन के लिए भरोसे के तौर पर भारतीय इलाकों पर कब्जा बनाए रखने की इजाजत दी। इस एक्ट ने कंपनी के शासन को और एक्सटेंड किया। लेकिन एक चीज इसमें थी कि पिछले चार्टर्स की तरह जैसे हर होता था अगले 20 साल बाद अगला चार्टर आएगा, यह समय सीमा, इसमें कोई खास समय सीमा इस एक्ट की तय नहीं की गई कि 20 साल के लिए रहेगा, ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। इससे यह साफ संकेत था कि पार्लियामेंट जब चाहे कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है। क्योंकि इसमें जैसे हर बार के चार्टर में होता था, 1793 में था 20 साल के लिए, 1813 में था 20 साल के लिए, 1833 में था 20 साल के लिए, लेकिन इसमें समय सीमा नहीं बताई गई। यह अब तक रहेगा। इसीलिए इस चार्टर से ही यह लगा कि पार्लियामेंट जब चाहे कंपनी का शासन समाप्त कर सकता है। तो यह रहे 1853 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताएं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो इनसे संबंधित चार्टर एक्ट 1833 और 1853 के तहत जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देख लें। क्योंकि हमारी स्टडी ऐसा नहीं है कि हमें पूरा पढ़ रहे हैं तो हमें एग्जाम किस तरीके से पूछा जाता है उसको ध्यान में रख करके पढ़ना है। वही चीज देखने का नजरिया, जैसे अगर हम केवल डिग्री के लिए पीजी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, तो उस समय हमें पढ़ने का नजरिया अलग होता है।
लेकिन जब वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ देते हैं तो कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हमें एनालिसिस करनी पड़ती है, उन शब्दों को ध्यान में रखना होता है। विशेष करके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसका अलग, जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं तो उनका अलग तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो एमसीक्यूज आए हुए हैं उनका पहला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? कंपनी मोनोपोली एंडेड, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, संघीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। सेपरेट जुडिशियरी क्रिएटेड, अलग से न्यायपालिका का गठन किया गया। यह चार्टर एक्ट 1833 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। तो इसमें आंसर देखें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, तो कंपनी की मोनोपोली भी एंड हुई, लेकिन एंड की प्रक्रिया तो 1813 में ही शुरू हो गई। एक तरह से उसके केवल 2 कार्य को छोड़ करके चाइना के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, चाय और चाइना पर ही बनी रही और अंततः पूरी कंप्लीट जो उसकी मोनोपोली है वो किस पर? वाणिज्यिक कार्य के लिए, व्यापारिक कार्य के लिए। प्रशासनिक कार्य तो बना रहा। कंपनी की मोनोपोली एंडेड किस चीज के लिए? प्रशासनिक कार्य तो था, कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए था। ठीक है, ऐसा कोई यहां पर डिटेल नहीं कर, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह सेंट्रलाइजेशन की दिशा में अंतिम स्टेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसे पहली बार लॉ मेंबर बनाया गया। चौथा विधि सदस्य चौथा सदस्य गवर्नर जनरल की काउंसिल में चौथा सदस्य जोड़ा गया लॉ मेंबर के रूप में। वह कौन था? लॉर्ड मैकाले। सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर किस एक्ट से शुरू हुई? लेजिस्लेटिव पावर यानी केंद्रीय विधायी शक्ति की शुरुआत किस एक्ट से हुई? देखिए क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। यह है 1833 का। क्यों? पहली बार विधि सदस्य जोड़ा जाता है कमेटी में और वहीं से लेजिस्लेटिव पावर की शुरुआत होती है। चार्टर एक्ट 1833। इसमें बताया गया था विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया जाता है। लॉर्ड मैकाले यानी इनका नाम जो था थॉमस बेबिंगटन मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। यह 1834 से 1838 तक यह रहे। गवर्नर जनरल की परिषद में ये पहले लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त हुए थे। जून 1834 में इन्हें भारत बुलाया गया 10 जून, और
वही 1833 चार्टर एक्ट 1833 के तहत जून 1834 में इन्हें भारत बुलाया गया। इन्होंने कानून सुधार, भारतीय दंड संहिता आईपीसी का एक मसौदा तैयार किया, शिक्षा नीति पर काम किया। 1835 में उनका मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, इसीलिए 35 में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ये कहा, ब्रिटिश शिक्षा को भारत में बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सुझाव दिया। 36 से उसे लागू किया गया। इसीलिए देखिए बार मोदी जी जो कह रहे हैं कि मैकाले नीति को 36 में जो उन्होंने शुरू किया था, तो इसीलिए मैकाले को पूरी तरह से उनकी शिक्षा प्रणाली का पूरी तरह से जो ब्रिटिश हितों को ध्यान में रख करके भारत में शुरू किया गया था, तो वह सिर्फ मैकाले नीति ही नहीं थी, यहाँ पर लोगों की मानसिकता ही ब्रिटिश बन गई। उस मानसिकता को दूर करने के लिए भाई देखिए जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, चाइना में कहीं भी ब्रिटिश शिक्षा नहीं बढ़ावा दिया जाता है। अपनी शिक्षा को ध्यान में रखा जाता है। भाषा क्या है, यह जोड़ती है, लेकिन सोचने विचारने की जो क्षमता होती है, अपनी चीज पर जो गर्व की बात होती है, उस चीज को इसने नकार दिया। और लगभग देखिए 200 सालों तक इस व्यवस्था ने पूरी तरह से भारतीय जो आत्मसम्मान था, स्वाभिमान था, उसको पूरी तरह से रौंद डाला। इसीलिए वह मैकाले मानसिकता पर आघात करने की बात हो रही है। अंग्रेजी शिक्षा ही नहीं, वह मानसिकता, यह नहीं कि अंग्रेजी शिक्षा बंद हो जाएगी, नहीं, अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में रहेगी। उस पर जो प्राउड करने वाली बात है वह चीज समाप्त हो जाए। हर भाषा का महत्व है, जितना तमिल का महत्व है, जितना हिंदी का महत्व है, जितना संस्कृत, बंगाली, सबका, उड़िया, सबका जितना महत्व है, इस महत्व को स्थापित किया जाए, जिससे उसमें जो शोध हुए हैं, जो ज्ञान भरा हुआ है, लोग उसकी तरफ लौटें, उसको जाने, या नहीं कि एक क्लर्क बनकर रह जाए। यह मानसिकता पर अटैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी किस एक्ट ने बनाया? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का एक्ट। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 1833 के एक्ट ने बनाया, अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1853 के तहत कंपनी का व्यापार यानी व्यापारिक गतिविधि क्या हुई? कंटिन्यूड फुल्ली, पूरी तरह से जारी रही। एंडेड एक्सेप्ट टी, चाय के अलावा अन्य चीजें समाप्त हो गई। कंप्लीटली अबॉलिश्ड, पूरी तरह से समाप्त हो गया। नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। ये तो ओपन क्वेश्चन है बहुत ही, माने 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापार कंप्लीटली अबॉलिश्ड कर दिया गया। व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरीके से बंद कर दी गई। वो जो चाय और चाइना के साथ व्यापार था वह भी समाप्त कर दिया गया। इसलिए यहां पर पूरी तरीके से यह कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 किस गवर्नर जनरल के समय आया? यह भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही ओपन क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस पदनाम से इन्हें जाना गया। 1833 के एक्ट में व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पदनाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1853 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएटेड, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई। कंपनी रूल एंडेड, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई। सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी 1853 का? ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। इस एक्ट के तहत
सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था शुरू हुई? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट में थी, 1853 और 1833 दोनों दे देता है, तो 1833 होगा। लेकिन क्या लागू हुआ? ओपन कंपटीशन लागू कब हुआ, किस एक्ट के तहत? तो हुआ 1853। शब्द ध्यान रखिएगा। इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की नींव किस एक्ट से पड़ी? आईसीएस की नींव 1853 के एक्ट में, क्योंकि उसी के तहत इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1853 में क्या नया जोड़ा गया? चार्टर एक्ट 1853 में क्या नया जोड़ा गया? सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अलग से विधायी परिषद, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेशन, विधायी और कार्यकारी शक्तियों का अलगाव, फेडरल कोर्ट, संघीय व्यवस्था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कार्यों को अलग कर दिया गया। यहां पर लेजिस्लेटिव सदस्य, विधायी सदस्य जोड़े गए, जिसमें राज्यों को यानी प्रांतों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। कौन से? मद्रास, बंबई, कलकत्ता और आगरा। इन प्रांतों से यानी इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एक एक सदस्य को 6 सदस्य जोड़े गए, विधायी सदस्य, जिसमें से 4 इन सदस्यों से थे, इन प्रांतों से थे। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारी कार्यों का अलगाव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1853 ने किस प्रथा को समाप्त किया? कंपनी मोनोपोली, कंपनी के एकाधिकार को, गवर्नर जनरल पोस्ट, गवर्नर जनरल के पद को, नॉमिनेशन इन सिविल सर्विसेज, सेवाओं में नामित किए जाने की प्रक्रिया को, ट्रेड इन टी, चाय के व्यापार को। ये देखे क्वेश्चन। तो कंपनी की मोनोपोली, व्यापारिक मोनोपोली तो 1813 के एक्ट के तहत ही समाप्त हो गई थी। पूर्ण रूप से जो चाय और चाइना के साथ व्यापार था वो 1833 के एक्ट में समाप्त हो गया। सिविल सेवाओं में भर्ती की जो व्यवस्था थी वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, उसके आधार पर भर्ती होती थी। लेकिन 1853 के एक्ट में ओपन कंपटीशन की व्यवस्था कर दी गई, उसके तहत ओपन कंपटीशन शुरू हुआ। तो अपने आप नॉमिनेशन इन सर्विसेज, सेवाओं में नॉमिनेट किए जाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई, बैन कर दिया गया इसको। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? किस एक्ट ने आधुनिक भारतीय प्रशासन की नींव रखी? मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखने वाला कौन सा एक्ट है? एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विजित क्षेत्रों को रेगुलेट करने की दिशा में पहला कदम था। इसलिए कहा जाता है केंद्रीकरण की दिशा में पहला स्टेप उठाया गया 1773 का एक्ट। लेकिन प्रशासनिक जो वह पूरा होता है 1833 में, और कंपनी के व्यापारिक कार्य से उसे प्रशासनिक कार्य
प्रशासनिक बॉडी बना दी जाती है। तो भारतीय प्रशासन की, आधुनिक भारतीय प्रशासन की जो नींव पड़ती है वह 1833 के एक्ट के तहत पड़ती है। और कुछ चीजें आपको बता दें, 1844 में 4 विभाग बनाए जाते हैं, जिसमें गृह विभाग जो है बहुत बड़ा है, वित्त विभाग, गृह विभाग, रक्षा, और इसमें तो जो यह 1844 में यह जो विभाग बनाए जाते हैं यही होता है जो आज का मंत्रालय, यानी जिसे कहा जाता है केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जो नींव पड़ती है वह 1854 से पड़ती है। सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय एक्चुअल में सचिवालय एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस करती है, लेकिन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है यह मंत्रालय है, एग्जीक्यूटिव है, विभाग है, इनका काम है एग्जीक्यूशन, यानी ये प्रशासनिक कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह केंद्रीय सचिवालय की नींव मंत्रालय विभाग के साथ, क्योंकि पहले विभाग कहा जाता था, स्वतंत्रता के बाद इन्हें मंत्रालय कहा गया। विभाग 1844 से शुरू होता है। तो यह क्वेश्चन का जो आंसर है वह 1833 है। मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का बेस, आधार जो बनता है 1833 का एक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1853 के तहत गवर्नर जनरल का टेन्योर क्या रहा? फिक्स टेन्योर, कार्यकाल निश्चित था। नो टेन्योर लिमिट, कार्यकाल की कोई लिमिट नहीं थी, सीमा नहीं थी। 5 इयर्स फिक्स, 5 साल के लिए फिक्स कर दी गई थी उसका कार्यकाल। 10 इयर्स फिक्स, 10 साल के लिए फिक्स कर दिया गया था। नहीं, इसमें से कौन सा आंसर होगा? 1853 के एक्ट में कितने साल तक यह एक्ट रहेगा इसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। जैसे अन्य पिछले एक्ट आ रहे थे तो उसमें चार्टर एक्ट में 20 साल के लिए था। 1793 20 साल के लिए, 1813 20 साल के लिए, 1833 20 साल के लिए। 1853 का चार्टर एक्ट में फ्यूचर की कोई यहां पर समय सीमा नहीं दी गई थी। इसका मतलब यह था यह किसी भी समय इसे कंपनी से शासन ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले सकती है। तो इसलिए गवर्नर जनरल का भी टेन्योर फिक्स नहीं था, कोई टेन्योर लिमिट उसमें नहीं थी। नो टेन्योर लिमिट, कार्यकाल की कोई सीमा फिक्स नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ कमीशन किस एक्ट से बना? प्रथम विधि आयोग 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार व्यवस्था की गई थी। लॉ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चौथा सदस्य, 3 सदस्य, चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में, लॉ मेंबर के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति होती है। 34 में वे आते हैं, ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले मिनट्स किससे जुड़ा हुआ है? एजुकेशन ओनली, केवल एजुकेशन से। लॉ कमीशन से, विधि आयोग से, जुडिशियरी रिफॉर्म, न्यायपालिका के सुधार से, सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सेवाओं की परीक्षा से। तो मैकाले मिनट यह लॉ कमीशन से जुड़ा हुआ है। यह एजुकेशन ओनली, केवल एजुकेशन से नहीं, एजुकेशन पर अलग मैकाले मिनट आता है। लॉ कमीशन, मैकाले मिनट लॉ कमीशन से जुड़ा हुआ है। चार्टर एक्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के बाद कौन सा परिवर्तन संभव हुआ? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, कॉम्पिटिटिव ब्यूरोक्रेसी, प्रतियोगी नौकरशाही, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता, यूनिवर्सल सैफरेज, सार्वभौमिक मताधिकार। तो 1853 में परिवर्तन हुआ। कंपटीशन, नौकरशाही की भर्ती के लिए, सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन शुरू हुआ, यानी कॉम्पिटिटिव ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत हुई। पहले भ्रष्टाचार की व्यवस्था तरीका था, यानी नॉमिनेशन से
परिचय के आधार भाई भतीजावादी व्यवस्था थी, तो प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव ब्यूरोक्रेसी का परिवर्तन संभव हुआ। तो आज यहीं तक हम लोग करते हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जब हम लोग अगला 1858 का ब्रिटिश अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम, तो उसके तहत हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, वह आगे की जब 1858 का एक्ट पढ़ेंगे उसके तहत। आज गाइस यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आप यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम में कुछ वैल्यू ऐड किया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, उत्साहवर्धन करें। आप सब स्टडी जारी रखें, ठीक है। आपने क्लास अटेंड किया, वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना। थैंक यू।